हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोब्लूम विद शेल्जा। आज हम आईसीएसई क्लास 7th के चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम किंगडम्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा की डिटेल स्टडी क्या क्या उसमें आते हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा जो है, इट इज़ अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, हैंस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटे। इस किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन थे? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। इस किंगडम में मेनली बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज में ही प्रॉपर वेल डिवेल्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दीज ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, बट प्रेजेंट इन अ रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते, तो उसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड का। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रोकैरियोट होते हैं नेचर में, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस से इनक्लोज्ड नहीं होता, ऐसे ही खुला पड़ा होता है, डायरेक्टली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में एज ए न्यूक्लियोइड, तो उसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कोई ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होनी, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, वो एब्सेंट होती हैं। यूनिसेलुलर होता है नेचर में, यानी कि एक ही सेल प्रेजेंट होता है। उसमें सेल में फॉर्म फिलामेंट्स और कॉलोनीज। फिलामेंट्स और कॉलोनी मतलब इस तरीके से कितने सारे सेल्स जुड़ के एक बैक्टीरियल कॉलोनी बना सकते हैं। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। व्हेन प्रेजेंट, अगर तो प्रेजेंट है तो वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, सेलुलोज की नहीं बनेगी। सेलुलोज की सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। और अगर बैक्टीरियाज में, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होगी, सेलुलोज की नहीं बनी होगी। उसके बाद है फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर अगर तो प्रेजेंट है तो क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। फ्लैजेला एक ऐसे का लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में काम आता है, तो ये सिंगल ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही फ्लैजेला लगा होगा ऊपर। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपना खाना खुद बना रहे होंगे, कुछ ऐसा होंगे जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे खाने के लिए। ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू मोनेरा। नाइट्रोजन फिक्सिएशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन की फिक्सिएशन करते हैं उन्हें, वो सारे मेंबर्स जो हैं मोनेरा में ही पाए जाएंगे। एग्जाम्पल एनाबीना और राइजोबियम बनाना इन द लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम्स जो होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम की फॉर्मेशन कर देना। नाइट्रोजन फिक्सिएशन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोनेरा में ही प्रेजेंट होते हैं। ये शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय ऑब्जर्विंग द डाइजेस्टेड फूड। अब इनमें एक ही सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट भी हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट, तो ये क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं डाइजेस्टेड फूड, यानी कि पचा पचाया खाना ही अपने अंदर लेते हैं ताकि डाइजेशन के लिए एनर्जी यूज़ ना करनी पड़े। है तो इनमें कुछ है नहीं, डाइजेशन करने के लिए कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई अंदर ऑर्गन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये डाइजेस्टेड फूड ही अपने अंदर लेते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। अब मोनेरा के जो कुछ मेंबर्स हैं वो पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। पैरासाइट की तरह किस तरीके से? यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहते हैं या अंदर वो रहते हैं, और वो जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसी के न्यूट्रिशन को वो ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या रह रहे हैं? पैरासाइट की तरह रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस ग्रुप की एग्जांपल नहीं दे रही, वैसे एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि लीसेस हो जाती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं सिर में, तो वो क्या कर रही हैं? वो हमारा ऊपर पैरासाइट की तरह ही एक्ट कर रही हैं, हमारा ही खून चूस रही हैं, हमसे ही खाना ले रही हैं, तो वो हमारे ऊपर पैरासाइट की तरह एक्ट कर रही हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जी रही हैं।
ये कॉमन एग्जाम्पल ही थी, ये इस ग्रुप की एग्जाम्पल नहीं है। मोनेरा इंक्लूड्स 3 मेन ग्रुप्स। मोनेरा को आगे फर्दर क्लासीफाई कर दिया 3 ग्रुप्स में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अब सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। बैक्टीरिया सिंगुलर अगर कहना हो तो बैक्टीरियम कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे सिंपलेस्ट हमने पढ़े किंगडम मोनेरा में होते हैं। किंगडम मोनेरा का भी सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ये सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट है। ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। हवा में भी प्रेजेंट है, पानी में भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज गट में प्रेजेंट होते हैं। These are unicellular organisms and can even survive in extreme condition। एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस की जिनमें आप सोच भी ना सको ज़िंदगी होती है, जैसे वॉल्केनो के अंदर, उनमें आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वॉल्केनो में, या एक्सट्रीम ठंड में पोलर रीजन्स में चले जाओ, वहाँ ये सब जगह ही प्रेजेंट होता है। सिंस दे आर वेरी स्मॉल, ये हम नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते, तो इन्हें हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। These are microscopic monerans with a nucleoid attached to the folded membrane structure called as mesosome। इनमें एक फोल्डेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कि मीजोजोम कहते हैं। उसके साथ इनका न्यूक्लियोइड जो है वो अटैच्ड होता है। द फूड रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनका जो फूड है, अब फूड ऑब्जर्व किया, जितना खाना था उतना खा लिया, एसिमुलेट हो गया, अब बाकी जो बच गया उन्हें ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में। देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ मेनली बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड फॉर डिस्पर्शन। अलग अलग स्पोर्स कैसे होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आ गई, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस आ गई, जिनमें इन्हें खाना पीना नहीं मिल पा रहा, तो स्पोर्स या तो ये तब बनाते हैं, या फिर जब इन्हें डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स करनी हो, इधर उधर फैलाने हो अपने स्पोर्स, तब बनते हैं। जो बैक्टीरिया है इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं। 4 मेन फॉर्म्स होती हैं इसकी। पहले तो आगे कॉकस फॉर्म, देन बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। कॉकस जो होती है इट इज़ राउंड इन शेप। ये एक ग्रीक वर्ड है, मीन्स अ बेरी, बेरी भी जो गोल होती है। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल एंड ओवल इन शेप। उसके बाद आता है बैसिलस। बैसिलस का मीनिंग होता है रॉड लाइक। तो ये जो होता है रॉड लाइक बैक्टीरियाज होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। दे में अक्कर सिंगली और इन अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर, और ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एंड टू मेक लॉन्ग चेन्स। अब इस तरीके से रॉड शेप, जहाँ तो ये अकेले प्रेजेंट होंगे या फिर ग्रुप्स में होंगे या फिर एक दूसरे के साथ चिपक के एक लंबी सी लंबी चेन बना लेंगे। स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड। विब्रियो, विब्रियो का मतलब है कोमा शेप्ड। इस तरीके से कोमा शेप्ड का ये प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल विब्रो कॉलेरा विच कॉजेज कॉलेरा। कॉलेरा एक बीमारी होती है, उसको कॉज करता है विब्रियो कॉलेरा, ये बैक्टीरिया। ये रहा कॉकस बैक्टीरिया, स्पाइरलम स्पाइरल की तरह, और ये रहा विब्रियो कॉमा शेप्ड। स्ट्रक्चर कैसा होता है एक बैक्टीरियम के सेल का देखा जाए, एक इसमें एक प्रिमिटिव मतलब पुराना सा, एक प्रॉपर डेवलप्ड नहीं वैसे का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। ओनली क्रोमैटिन मटेरियल एट द सेंटर। क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल सेंटर में पड़ा होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था पेप्टोग्लाइडन। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस प्रोटीनेशियस कैप्सूल। तो जो सेल वॉल जो है उसके ऊपर एक प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना हुआ, या तो प्रोटीनेशियस होगा या जेलेटिनेशियस होगा, जेली सा बना हुआ या फिर प्रोटीन का बना हुआ एक कैप्सूल होता है जो कि सेल वॉल को सराउंड कर रहा होता है। न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसमें एब्सेंट होती हैं। फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व होता है। तो एक बैक्टीरियल सेल दिया हुआ है, ये रहा इसका न्यूक्लियोइड, ऐसे ही पड़ा है डीएनए, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर क्या है कैप्सूल की कवरिंग है,
इसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये रहा फ्लैजेलम। ठीक है, मोस्टली एक होता है पर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि बैक्टीरिया के यूजेस क्या हैं। कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं, सारे ही बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं। मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स में काम आते हैं। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स को, हमारे अंदर जो डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स बैठे होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। कुछ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड बैसिलिशियस स्पीसीज। बैसिलिशियस जो हमने बैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा था उसकी कुछ स्पीशीज़, और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेडिसिन्स की इंडस्ट्री में काम आते हैं। हाउएवर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि खुद को ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देते हैं। अ फ्यू रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड रिप्रोड्यूस क्विकली। अब हमने बताया कि कुछ क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो आगे आपके अंदर डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया बैठा हुआ है, हो सकता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, कि उसके ऊपर आप खा रहे हो। कई बार होता है ना, कहीं पेन हो रही है या कुछ हो रहा है तो आप 1 पिल ले रहे हो, 2 पिल ले रहे हो, पर कोई असर हो ही नहीं रहा, ठीक ही नहीं हो रहे। तो क्या हो गया, जो अंदर बैड बैक्टीरिया बैठा हुआ है डिसीज़ कॉजिंग जो है, उसने अपने आप को क्या कर लिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर लिया है, कि जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हो उस पर असर कर ही नहीं रही। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही, और जो डोज बताया जाए उतने में ही लेना चाहिए। कर्ड, अब कर्ड भी जो है बैक्टीरिया से ही बनता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब एक होता है फर्मेंटेड मिल्क योगर्ट। अब वो कैसे बनता है, वो अलग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है, जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस बल्गेरिशियस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डू यू नो। कर्ड जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब करता क्या है इसमें बैक्टीरिया, वो क्या करता है, मिल्क के शुगर फॉर्म को, मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज इज़ बेसिकली शुगर, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज को कर दिया लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड एक खट्टा सा टेस्ट देता है। कई बार होता है ना, दही खट्टा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है। लैक्टोबैसिलस inhibits the growth of harmful bacteria in the intestines and promote the growth of beneficial bacteria। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, गुड बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, वहीं बैड वालों को ख़त्म करता है। These friendly bacteria also help in absorption of minerals and in the synthesis of B group vitamins। तो ये गुड बैक्टीरियाज जो हैं ये हेल्प करते हैं मिनरल्स को अच्छे से बॉडी में ऑब्जर्व होने की, और बी ग्रुप के जो विटामिन्स हैं B12, B2, B3, इन सब को अच्छे से बनने में हेल्प करता है, सिंथेसाइज में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे कि एक्टोबैक्टर फर्मेंट करते हैं फ्रूट जूसेस को इनटू विनेगर। विनेगर होता है एसिटिक एसिड, उसका साइंटिफिक नाम है एसिटिक एसिड विनेगर का। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिसका नाम है एक्टोबैक्टर, जैसे कि और भी हो सकते हैं, एक का एग्जांपल दी हुई है, ये फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके विनेगर बनाने के काम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को टैन कराने में। अब कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं जो कि हेल्प करते हैं एनिमल्स की स्किन। अब कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि लेदर की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, रेटिंग ऑफ फाइबर जैसे कि जूट फाइबर्स को सेपरेट करने में, उन्हें सॉफ्ट करने में। अब जूट के कितने सारे मतलब बैग्स बनते हैं, कितना कुछ बनता है, तो जो जूट है उसको, उसके फाइबर्स को अलग अलग करने में और उनको सॉफ्ट बनाने में कुछ बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट एंड मैन्योर, अब काऊ डंक हो गया, हॉर्स डंक्स हो गए, जो बाकी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं जो खाद बनाते हैं, उसको बनाने में क्या, उसको डिकम्पोज कराने में बैक्टीरियल एक्शंस ही लगते हैं, बैक्टीरिया ही खाद बनाने में मदद करते हैं। दिस डीके प्रोसेस प्रोड्यूसेस
हाईली यूज़फुल मैन्योर, और इस बैक्टीरियल एक्शन की वजह से बहुत ही अच्छी खाद बनकर मिलती है, बहुत ही इफेक्टिव। बायोगैस एंड गोबर गैस इन बिग सिटीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ बैक्टीरिया टू डीकम्पोज कलेक्टेड ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ह्यूमन एक्सक्रीट होते हैं, तो होता क्या है, उससे बैक्टीरिया जो है यूज़ किया जाता है उसको डीकम्पोज कराने में। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेबल, जलने वाली गैस, बायोगैस जिसे कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है, जो कि कलेक्ट की जाती है और एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग यूज़ की जाती है। अब बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कुछ लिक्विड भी तो बना होगा बीच में और सॉलिड प्रोडक्ट्स भी बने होंगे, तो उसे खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं लिव रहते हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल और लार्ज, तो कुछ लार्ज में रहते हैं जैसे कि इकोलाई। ये प्रोड्यूस करते हैं विटामिन सच एज विटामिन बी एंड के, जो कि हमारी बॉडी को काफ़ी इसेंशियल होते हैं। बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स में प्रेजेंट होते हैं। हर्बीवोर्स वो जो प्लांट्स खाते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर है, जैसे कि काउस होगी, बफलोज होगी, ये उन्हें सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली कच्ची घास खा लें और काफ़ी लार्ज अमाउंट में खा लें तो हमें डाइजेस्ट नहीं होएगी, पर इनके अंदर वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इनके इंटेस्टाइन में, जो इन्हें घास फूस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ टाइप्स जैसे कि राइजोबियम, ये मिलते हैं रूट नोड्यूल्स में। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये रूट्स है, उसके कुछ स्वोलन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स में, उन्हें कहते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीस हो गए या बीन्स हो गए, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियाज ट्रैप करते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको नाइट्रेट में। नाइट्रेट मतलब मिनरल सॉल्ट्स बना लेते हैं, और प्लांट जो है वो इजीली ऑब्जर्व कर लेता है इन्हें, जब पानी के साथ मिट्टी में से इसको इजीली ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, ये जो बैक्टीरिया है ये उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं जो होस्ट प्लांट है इन रिटर्न उसे एक शेल्टर, रहने को जगह प्रोवाइड कर रहा है कि उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर वो रह सकता है, और बदले में उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप को, जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं हारमनी में रह रहे हैं, बेनिफिट में रह रहे हैं, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है कि दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, ना ही किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। एक खाना बना के दे रहा है, इन रिटर्न जिसको खाना मिल रहा है वो दूसरे को शेल्टर दे रहा है, तो इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, और ये दोनों आपस में क्या रिलेशनशिप है इनका, सिम्बायोसिस में रहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सिम्बायोइड्स। नेक्स्ट है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सेप्रोफिटिक, जो सेप्रोफिटिकली फीड करते हैं ऑन डेड रिमेन्स। मरे हुए ऑर्गेनिजम्स से जो खाना खाते हैं बैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दे एक्ट ऑन स्क्वेंजर्स एंड हेल्प इन कन्वर्टिंग द कम्प्लेक्स फूड इनटू द एग्रीकल्चरली यूजफुल न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रेट्स। ये हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोज कर करके, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए। इस तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ गया, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज वर नॉट डिकम्पोज, देयर वुड हैव फॉर्म्ड अ हीप ऑन दिस अर्थ अबाउट 20 किलोमीटर हाई। अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट ना होते, वो डेड ऑर्गेनिजम्स और टिश्यू को डिकम्पोज ना करते, तो क्या होता कि अर्थ के ऊपर एक हीप, ढेर बन जाता, 20 किलोमीटर जितना बड़ा एक हीप बन जाता, ढेर बन जाता अर्थ पे। कौन ना होते, अगर बैक्टीरियाज ना होते, डिकम्पोजर्स ना होते। अब हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉलेज ऑफ फूड। फूड आइटम्स जैसे कि सब्जियां हो गई, मिल्क, मीट, फ़िश, ये सब जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं।
टिन्ड और पैक्ड फूड्स जो हैं वो अगर तो एक्सपायरी डेट उनकी निकल गई है तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, हार्मफुल बैक्टीरिया। These bacteria are always present in the air and settle down on the exposed items. अब आप एक ब्रेड रख देते हो बाहर, दिख तो आपको नहीं रहा बैक्टीरिया कहाँ है, पर वो हमेशा की हमेशा जो है एयर में प्रेजेंट होता है। वहीं आप अगले दिन आके देखोगे तो आपको वो ब्रेड जो है वो ख़राब हुई दिखेगी। डिसीज़ेस, नियरली 90% ऑफ ह्यूमन डिसीज़ेज जो हैं वो बैक्टीरिया ही कॉज करता है। बहुत सारे नंबर ऑफ़ डिसीज़ेज़ ये कॉज करता है, जैसे कि कुछ कॉमन है टाइफाइड बहुत ही कॉमन है, लेप्रोजी, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया एंड कॉलेरा। कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड का आ गया सैल्मोनेला टाइफी, वही ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरा, डायफेरिया का कॉरेनेबैक्टीरियम डायफेरिया। तो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के बेसिस पे ही बीमारी का नाम दिया गया है। जैसे सैल्मोनेला टाइफी तो उसको दे दिया टाइफाइड, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको नाम दे दिया ट्यूबरकुलोसिस, इस तरीके से ही नाम मिला हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड एंड रिलीज द हार्मफुल टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया किसी फूड को कंटेमिनेट कर देता है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है और अपने अंदर से हार्मफुल टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, तो उससे हो जाती है एक इंसान को फूड पॉइजनिंग। सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लोअर बेली में पेन हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकती है और समटाइम्स डायरिया भी हो सकता है। इन मोस्ट सीरियस एंड फेटल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज़ बोटुलिज्म। बोटुलिज्म में क्या होता है? फेटल है, फेटल मतलब जानलेवा, इससे जान भी जा सकती है। विच अकर्स इन द टिन्ड प्रोटीन रिच फूड ड्यू टू द एनारोबिक बैक्टीरियम कॉल्ड एज कोलोस्ट्रिडम बोटोनिलियम। टिन्ड प्रोटीन रिच फूड्स के ऊपर एनारोबिक बैक्टीरियम, एनारोबिक जिसको कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, दैट आर एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरियम जो है उसे कंटेमिनेट कर देता है, ख़राब कर देता है, और वो कौन सा एनारोबिक बैक्टीरियम होता है? कोलोस्ट्रिडम बोटोनिलम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द टॉक्सिन हाउएवर इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग द फूड। खाना गर्म करके खाओ तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कंटेमिनेटेड कैंस कैन बी recognized by bulging produced due to accumulation of gas। अब कंटेमिनेटेड कैंस, अब कैन फूड्स होते हैं मोस्टली डेड ही होते हैं, वो तो उनके अंदर कुछ खास न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता नहीं है, तो होता क्या है, कैन जो है वो फूला फूला दिखाई देता है, तो उससे पता लग जाता है कि ये थोड़ा कंटेमिनेटेड है, क्योंकि कंटेमिनेटेड है, गैसेस निकलती हैं, तो उस वजह से जो कैन है वो फूल सा जाता है। स्पोर्स ऑफ कोलिस्ट्रिडम बोटोनिलम may also be present in the honey and can be harmful to infants. Therefore, honey should not be given to infants less than 1 year. अब ये जो बैक्टीरिया है कोलोस्ट्रिडम बोटोलिनम, ये हनी में भी इसके स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसी वजह से अब इन्फेंट्स को, जो कि 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको हनी नहीं देना चाहिए, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, फेटल हो सकता है। सो किंगडम प्रोटिस्टा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ येस, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू बायो ब्लूम विद शेल्जा। थैंक यू so much for watching. See you in part 3.